बिना तेरे भी जिंदा हूँ कहानी की शुरुआत होती है सियोल के एक खूबसूरत से इलाके से। इधर की गलियां जितनी सजी संवरी लगती हैं, उधर सोयोन की जिंदगी भी वैसी ही सजी हुई लगती थी बाहर से, लेकिन अंदर अंदर कुछ पक रहा था। पर धीरे धीरे। अब मिलिए हमारी लीड से। सोयोन सीधी, सरल और दिल से बेहद साफ। ऐसी लड़की जो प्यार में सब कुछ झोंक देती है बिना कुछ बदले की उम्मीद किए। और वो चाहती भी क्या थी? सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा वक्त और सच्चा साथ। उसने अपने कॉलेज के दिनों में हियोन वू से प्यार किया था, जो हर एंगल से ड्रामा हीरो लगता था, लड़कियों के बीच पॉपुलर, लेकिन फिर भी उसने सोयोन को चुना था। उस वक्त तो ऐसा ही लगा। शुरू में सब परियों की कहानी जैसा था। सुबह की गुड मॉर्निंग से लेकर रात के ड्रीम ऑफ मी तक हर दिन खास लगता था। डेट्स होती थीं, हाथों में हाथ, और वो मासूम सी हंसी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहां मोड़ शुरू हुआ बदलाव से। अब हियोन वू बहाने बनाने लगा। काम है, थोड़ा बिजी हूं, आज मूड नहीं है, ये सब उसकी जुबान पर आम हो गया था। सोयोन के कॉल पर पहले की तरह एक्साइटमेंट नहीं थी, उसकी आंखों में वो चमक नहीं रही थी। सोयोन को ये सब खटकने लगा। पहले पहले उसने खुद को ही गलत ठहराया। शायद मैं ज्यादा सोचती हूं, शायद उसका हफ्ता थकाने वाला रहा होगा, शायद मैं ही कुछ ज्यादा चाह रही हूं। इन सारे शायदों में उसने खुद को बहलाया। लेकिन दिल तो दिल है, कोई झूठ नहीं सुनता। और उस दिन जब हियोन वू बाथरूम में था, उसका फोन सामने टेबल पर पड़ा था। सोयोन बस टाइम देखना चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसकी उंगली फिसल गई गैलरी की तरफ, और वहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू हुआ। एक ही लड़की कई तस्वीरों में, बार बार, कभी कॉफी की टेबल पर, कभी पार्क के बेंच पर, कभी कार के शीशे में। और वो हंसी जो सिर्फ सोयोन को मिलनी चाहिए थी, अब किसी और के चेहरे पर थी। सोयोन की धड़कनें रुक गईं। तस्वीरें कुछ बोलती नहीं, पर सब कुछ कह जाती हैं। उसने फोन रख दिया, कुछ नहीं बोला, ना उस दिन ना अगले दिन। बस अंदर से वो लड़की अब वैसी नहीं रही थी। अब उसकी आंखों में सवाल थे, उसके लब खामोश थे, पर उसकी चाल में थकावट थी। वो सोचती रही, क्या मैं कम थी? क्या प्यार में अब कोई कमी रह गई? लॉग, या फिर मैं ही धोखा खा गई? पर उस दिन एक बात साफ हो गई, अब खेल एक तरफा हो चुका था, और इस रिश्ते की गाड़ी अब लड़खड़ा रही थी। सोयोन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसका चेहरा वो आईना बन चुका था जिसमें हियोन वू कभी खुद को नहीं देख पाता था। और वहीं से इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां दिल में शक नहीं, जवाब की तलाश होती है। सोयोन ने सब कुछ देखा था, वो तस्वीरें, वो हंसी, वो करीबियां। लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि जो देखा वो झूठ निकले। अंदर कहीं उम्मीद बची थी कि शायद सब एक गलतफहमी हो, और इसी उम्मीद में वो निकली सच्चाई को सामने से देखने। उसने कॉलेज से छुट्टी ली, बिना हियोन वू को बताए, एकदम चुपचाप। अब प्लान साफ था, उसका पीछा करना और खुद अपनी आंखों से सच देखना। सुबह 10 बजे का वक्त था। सियोल की गलियों में हलचल शुरू हो चुकी थी। ट्रैफिक की आवाजें, चाय की दुकानों की खुशबू, और उन सब के बीच सोयोन एक कोने में खड़ी थी, एक कैप और मास्क लगाए ताकि कोई पहचान न सके। हियोन वू अपने अपार्टमेंट से निकला जैसे हर दिन निकलता था, हाथ में फोन, आंखें स्क्रीन पर आज उसकी चाल में एक अलग सी जल्दी थी। सोयोन उसके थोड़े फासले पर रही, कभी पीछे से, कभी बगल के रास्ते से। करीब 20 मिनट बाद वो एक प्यारी सी कैफे में पहुंचा, और वहीं वो आई, वही लड़की, तस्वीरों वाली, रियल लाइफ में और भी खूबसूरत। और हियोन वू की आंखों में उसे देखकर जो चमक थी, वो सोयोन के लिए अब बीते कल जैसी थी। वो दोनों बैठे, बातें की, हंसे, और सोयोन बस दूर से देखती रही। पहले तो आंखें नम हुईं, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। अब रोना नहीं था, अब देखना था कि ये कितना आगे गया है। करीब 1 घंटे बाद वो दोनों बाहर निकले और एक फूलों की दुकान पर गए। हियोन वू ने खुद अपने हाथों से गुलाब उठाया और उस लड़की को दिया। सोयोन वहीं रुक गई। बस अब और देखने की जरूरत नहीं थी। कभी जो गुलाब सिर्फ उसके लिए होते थे, आज किसी और की मुस्कान की वजह बन गए थे। वो वापस मुड़ी, बिना कुछ बोले, बिना कोई तस्वीर लिए, क्योंकि सब कुछ उसकी आंखों में कैद हो चुका था। चलते वक्त उसके दिल में शून्यता थी,
न गुस्सा न आंसू, सिर्फ एक ठंडापन, जैसे कोई दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया हो। उसे अब समझ आ चुका था, ये रिश्ता अब उसका नहीं रहा। और हियोन वू शायद कभी था, अब नहीं। वो दिन, वो एक पल सोयोन के लिए किसी फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं था, ये तो उसकी जिंदगी की असली शुरुआत थी। उस दिन वो लड़की जो हमेशा चुप रहकर सब सहती थी, अब जाग चुकी थी। सोयोन अब टूट चुकी थी, मगर बिखरी नहीं थी। जो देखा था वो साफ था, और जो महसूस हुआ था उसे इनकार नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या वो चुपचाप सब छोड़कर चली जाएगी, या उस इंसान का सामना करेगी जिसने उसके भरोसे को तोड़ा। दिल बहुत कुछ कह रहा था, गुस्सा, दर्द, पछतावा, लेकिन दिमाग अब धीरे धीरे कंट्रोल ले रहा था। अगली सुबह वह आईने के सामने खड़ी थी, खुद को देख रही थी, थकी हुई मगर अंदर से एकदम मजबूत। वो लड़की जो पहले सिर्फ इंतजार करती थी, अब फैसला लेने जा रही थी, और यही था उसका पहला कदम, सामना करने का फैसला। सोयोन ने अपने चेहरे पर हल्का मेकअप किया, बाल खोले और वही स्कार्फ पहना जो हियोन वू ने उसे पहली बार गिफ्ट किया था। आज वो तैयार थी, न किसी प्यार की तलाश में, न सफाई सुनने के लिए, बस जवाब चाहिए था। दोपहर के वक्त वो हियोन वू के अपार्टमेंट पहुंची। दरवाजा उसी ने खोला। थोड़ा चौंका, थोड़ा घबराया, जैसे कोई चोर रंगे हाथों पकड़ा गया हो। पर सोयोन चिल्लाई नहीं, ना ही कोई ड्रामा किया, बस अंदर आई और उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जो अब उसके लिए अजनबी लगने लगी थीं। कमरे में कुछ पल तक खामोशी रही, फिर उसने पूछा, कौन है वो? हियोन वू ने कुछ बोलना चाहा पर शब्द उलझ गए। बस दोस्त है, इतना ही कह सका। सोयोन की नजरें अब भी उसकी आंखों में थीं, गहरी, शांत, लेकिन हर झूठ को चीरने वाली। उसने कहा, मैंने तुम्हें फूल देते देखा है उसे, वो दोस्ती नहीं थी, और मैं इतनी मासूम भी नहीं। हियोन वू के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर झुका लिया, जैसे मान लिया हो कि अब उसका झूठ ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। उसने बेशर्मी से कहा, मुझे नहीं पता कि ये कब और कैसे हुआ, मैं जानना नहीं चाहती कि कैसे हुआ। सोयोन ने जवाब दिया, मैं बस ये जानना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लिए क्या थी, और आज पता चल गया। उसके बाद दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। जो शब्द बचे थे अब जरूरी नहीं थे, भावनाओं की भाषा ने सब कुछ कह दिया था। सोयोन उठी, कमरे के बाहर आई, दरवाजा बंद किया धीरे से, बिना शोर मचाए, और उस बंद दरवाजे के साथ एक पूरा अधूरा रिश्ता खत्म हो गया। उसने नीचे सड़क की तरफ देखा, लोगों की भीड़ चलती रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और शायद यही सच था। कभी कभी दुनिया चलती रहती है, चाहे किसी का दिल क्यों न टूटे। उस दिन पहली बार सोयोन को खुद पर गर्व हुआ, क्योंकि उसने खुद को चुना था उस इंसान के ऊपर जो उसकी कीमत नहीं समझ पाया। हियोन वू का दरवाजा बंद कर देने के बाद सोयोन ने पहली बार खुद को हल्का महसूस किया। दर्द तो था, लेकिन साथ ही एक गहराई से आई शांति भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ जो बरसों से उसके सीने पर रखा था, अब उतर गया हो। वो अब भी सियोल की सड़कों पर चल रही थी, मगर इस बार उसकी चाल में डर नहीं, बल्कि ठहराव था। वो बस में चढ़ी और अपनी मनपसंद खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। बाहर शहर की भागती जिंदगी चल रही थी, लोग, गाड़ियां, दुकानें, हर कोई अपनी रफ्तार में, और सोयोन उस भीड़ का हिस्सा होते हुए भी खुद में अकेली थी। मगर इस बार अकेलापन उसे काट नहीं रहा था। वो अब इस अकेलेपन को समझने लगी थी। बस की खिड़की से आती हवा उसके बालों को उड़ा रही थी, और उसके दिल में कुछ नया आकार ले रहा था, खुद के लिए जीने की ख्वाहिश। अब तक उसने खुद को किसी और की परछाई में रखा था, खुद को किसी के प्यार के हिसाब से ढाला था, लेकिन अब समय था खुद को फिर से पहचानने का। वो सीधे अपने पसंदीदा पार्क गई, वही जगह जहां वो पहले अक्सर हियोन वू के साथ आती थी, लेकिन इस बार वो अकेली थी। उसने एक बेंच चुनी, बैठ गई और चारों ओर देखा। बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग रनिंग कर रहे थे, और फूलों की खुशबू हवा में घुली थी। पहले जहां हर चीज उसे उसकी याद दिलाती थी, अब वही चीजें उसे उसके बिना जीने की वजह दे रही थीं। वो घंटों वहीं बैठी रही, सोचती रही, अपने फैसले, अपनी भावनाएं और आने वाले कल के बारे में। उसके मन में कोई बदला नहीं था, ना ही कोई पछतावा, बस एक सच्चाई थी जो उसने देखी और स्वीकार की। शाम होने लगी थी,
सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। उसकी सुनहरी किरणें सोयोन के चेहरे पर पड़ रही थीं, जैसे जिंदगी कह रही हो, अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। वो उठी और घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले वो सब चीजें समेटनी शुरू की जो हियोन वू से जुड़ी थीं। उसके दिए तोहफे, कार्ड्स, फोटो एक एक करके सब एक डब्बे में रखे और उसे अलमारी के सबसे नीचे धकेल दिया। वो चीजें अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थीं, सिर्फ अतीत की निशानियां थीं। रात को उसने पहली बार अपने लिए खाना बनाया, हल्का फुल्का लेकिन दिल से। उसने टीवी पर कोई हल्की फुल्की फिल्म लगाई और खुद से कहा, शायद यही वक्त है खुद से दोस्ती करने का। दिन के अंत में जब वो बिस्तर पर गई तो उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, थकान थी, मगर वो थकान सुकून वाली थी, जैसे किसी जंग के बाद सिपाही घर लौटा हो। उस रात उसने गहरी नींद ली और बहुत वक्त बाद सपनों में हियोन वू नहीं आया। उस रात सपनों में बस वो थी, खुश, आजाद और पूरी। सोयोन अब जान चुकी थी कि जो रिश्ता टूट जाए उसे जोड़ने के लिए खुद को नहीं तोड़ा जाता। कभी कभी खुद को समेटना ही असली जीत होती है, और उसने खुद को समेटना शुरू कर दिया था। अगली सुबह की धूप खिड़की से सीधी सोयोन के चेहरे पर पड़ी। वो धीरे से उठी, कुछ पल आंखें बंद रखीं और फिर लंबी सांस ली। आज कुछ अलग था। दिल में न कोई बेचैनी थी, न ही कोई सवाल। बीते कुछ दिन उसके लिए किसी तूफान से कम नहीं थे, लेकिन अब उस तूफान के बाद की शांति उसके भीतर उतरने लगी थी। उसने उठकर पर्दे हटाए और खिड़की से बाहर देखा। सियोल की सुबह फिर से चमक रही थी। पंछियों की चहचहाहट, गाड़ियों की आवाजें और आसमान में तैरते हल्के बादल। एक वक्त था जब ये सब उसे कुछ भी महसूस नहीं कराते थे, लेकिन आज वो हर छोटी चीज को महसूस कर पा रही थी। नाश्ता बनाते वक्त उसने पहली बार अपने लिए कुछ खास पकाया। वो डिश जो हियोन वू को पसंद नहीं थी, लेकिन उसे बहुत पसंद थी। पहले वो छोटी छोटी चीजें सिर्फ दूसरों के लिए छोड़ देती थीं, पर आज उसने खुद के लिए चुना। नाश्ते के बाद वो अपनी पुरानी डायरी लेकर बैठी जो कई महीनों से बंद पड़ी थी। उसने पहला पन्ना खोला और लिखा, आज मैं फिर से जीना शुरू कर रही हूं, खुद के लिए, अपनी खुशी के लिए। लिखते लिखते उसकी आंखों में हल्की नमी आई, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे, वो सुकून के थे, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। फिर उसने खुद को बदलने का पहला कदम उठाया। वार्डरोब खोला, पुराने कपड़ों को देखा और सोचा, क्यों ना अब कुछ नया अपनाया जाए। उसने कुछ पुराने कपड़े निकाल दिए और मन ही मन तय किया कि अब हर चीज में खुद को तरोताजा करेगी। दोपहर में वो पास के एक बुक कैफे गई। पहले वो वहां हियोन वू के साथ जाती थी, लेकिन आज वो अकेली गई, खुद के साथ वक्त बिताने। उसने किताबों की शेल्फ से एक सेल्फ हेल्प बुक निकाली और एक कोने में बैठ गई। कॉफी का मग हाथ में था और किताब में डूबी हुई सोयोन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे अब समझ आने लगा था कि अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी ये वो मौका देता है जिसमें इंसान खुद को दोबारा जान पाता है, खुद से बात कर पाता है। शाम होते होते वो अपने शहर की गलियों में घूमती रही। रास्ते जो कभी उसके लिए यादों से भरे थे, अब नए अनुभवों से भरने लगे थे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो फिर से छोटी बच्ची बन गई हो, जो हर चीज को पहली बार देख रही हो। रात को उसने म्यूजिक ऑन किया, अपने पसंद के गाने लगाए और कमरे में हल्की रोशनी में बैठी रही। गाने की हर धुन उसके दिल को सुकून दे रही थी। बिस्तर पर जाने से पहले उसने आईने में खुद को देखा। थकी नहीं, टूटी नहीं, बल्कि मजबूत और शांत। पहली बार उसने खुद को सराहा, खुद से कहा, अब तू मेरी है और मैं तुझे कभी खोने नहीं दूंगी। उस रात सोयोन को एक और बात समझ आई। जिंदगी का सबसे मजबूत रिश्ता किसी और से नहीं, खुद से होता है। और आज वो रिश्ता फिर से जुड़ गया था। एक हफ्ता बीत चुका था उस दिन को, जब सोयोन ने हियोन वू से हमेशा के लिए दूर जाने का फैसला किया था। वो दिन अब किसी पुराने ख्वाब की तरह महसूस होता था, धुंधला, मगर भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन अब उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। सोयोन ने उस हफ्ते खुद को बहुत करीब से जाना। उसने वो सब कुछ किया जो पहले कभी टाला करती थी। लंबी वॉक पर जाना, नए कैफे एक्सप्लोर करना और खुद के साथ चुपचाप बैठना। वो हर उस चीज की तरफ लौट रही थी जो उसकी अपनी थी, जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी।
इस हफ्ते में सबसे खास बात यह हुई कि उसने अपनी पुरानी पेंटिंग्स वापस निकाली। कॉलेज में वो बेहतरीन आर्टिस्ट मानी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसने ब्रश तक नहीं उठाया था। आज उसने अपने स्टोर रूम से कैनवास, रंग और ब्रश निकाले। उन पर धूल जमी थी, जैसे सालों से किसी ने छुआ ही नहीं था। लेकिन आज सब कुछ फिर से जिंदा हो रहा था। उसने कैनवास लगाया और बिना ज्यादा सोचे बस रंग भरना शुरू किया। पहली स्ट्रोक के साथ ही जैसे कोई भुला हुआ जज्बा जाग उठा हो। वो घंटों रंगों में खोई रही। हर ब्रश स्ट्रोक के साथ उसका दिल हल्का होता जा रहा था। शाम तक उसकी पहली पेंटिंग पूरी हो चुकी थी। उसमें कोई चेहरा नहीं था, कोई शब्द नहीं, बस एहसास थे, टूटन, आजादी और एक नई शुरुआत। उसने उस पेंटिंग को अपने कमरे की दीवार पर टांगा, देखती रही जैसे वो उसके अंदर की कहानी कह रही हो। उसके दोस्तों ने भी उसके इस बदलाव को नोटिस किया। जो लोग पहले उसे हरदम किसी के इंतजार में खोया हुआ पाते थे, अब उन्हें एक नई सोयोन दिख रही थी, हंसती हुई, बातों में दिलचस्पी लेती हुई और खुद से जुड़ी हुई। उसके एक दोस्त जिना, जो काफी वक्त से उसके करीब थी, उसने सोयोन से कहा, तू अब पहले से बहुत अलग लग रही है। पहले तू खुद से दूर थी, अब खुद के पास है। सोयोन मुस्कुराई। उसने जिना को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर जो चमक थी वो सब कुछ बयां कर रही थी। एक दिन जब वो अपनी बालकनी में बैठी थी, एक चिट्ठी आई, ह्योन वू की। छोटा सा लिफाफा, लेकिन भारी सा लगने वाला। उसने कुछ पल उसे देखा, फिर गहरी सांस ली और उसे खोला। चिट्ठी में माफी थी, पछतावा था और पुराने दिनों की यादें थीं, लेकिन उसमें जो नहीं था वो था देर से आए माफी का कोई असर। सोयोन ने चिट्ठी फाड़ी नहीं, ना ही गुस्से में कोई रिएक्शन दिया। उसने उसे एक डायरी के पन्नों में रख दिया, एक निशानी के तौर पर, ये याद दिलाने के लिए कि किस मोड़ पर उसने खुद को चुना था। अब उसकी जिंदगी उस एक रिश्ते के इर्द गिर्द नहीं घूम रही थी। वो अब एक नई यात्रा पर थी, जहां मंजिल कोई इंसान नहीं बल्कि खुद की पहचान थी। और इस बार वो रास्ता अकेले चलना उसे डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि आजादी का एहसास दे रहा था। सोयोन की जिंदगी अब धीरे धीरे एक नई लय पकड़ने लगी थी। हर सुबह उसके लिए अब एक मौका बन चुकी थी, खुद को बेहतर जानने का, खुद के लिए जीने का। बीते दिनों की खट्टी यादें अब भी कहीं दिल के कोने में थीं, पर वो अब उसकी चाल को रोक नहीं रही थी। उस दिन की सुबह कुछ खास थी। सोयोन ने तय किया कि अब वक्त है अपने सपनों को फिर से जीने का, जो कभी उसने वक्त की कमी और दूसरों की प्राथमिकताओं के चलते छोड़ दिए थे। सबसे पहला सपना था अपनी पेंटिंग्स को दुनिया तक पहुंचाना। उसने अपनी बनाई हुई 3 पेंटिंग्स को निकाला, जिन्हें उसने हाल ही में पूरा किया था। हर पेंटिंग उसकी एक भावना को बयां कर रही थी। एक में अकेलापन था, एक में टूटन और एक में फिर से जुड़ने की उम्मीद। वो चाहती थी कि ये भावनाएं सिर्फ उसके कमरे की दीवारों तक सीमित न रहें। इंटरनेट पर एक लोकल आर्ट एग्जीबिशन का विज्ञापन दिखा, जहां नए आर्टिस्ट्स को मौका दिया जा रहा था अपनी कला प्रदर्शित करने का। पहले उसने कुछ पल सोचा, क्या वो तैयार है? क्या उसकी कला दूसरों तक पहुंचने के लायक है? लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, अब अगर डर कर बैठ गई तो फिर कभी उड़ नहीं पाऊंगी। उसने एग्जीबिशन के लिए एप्लीकेशन भरी, फोटो खींची और मेल भेज दिया। भेजते ही एक अजीब सी राहत महसूस हुई, जैसे सालों से दबा कोई ख्वाब अब सांस ले रहा हो। दोपहर में उसने अपने पुराने नोट्स और स्केचबुक्स देखी, जिनमें कभी कॉलेज के वक्त की डिजाइन और कलाकृतियां थीं। वो सब देखकर उसकी आंखों में चमक लौट आई। अब वो फिर से उसी जुनून के साथ जुड़ रही थी, जिसे उसने कभी किनारे रख दिया था। शाम को उसने अपनी दोस्त जिना को बुलाया, जिसे वो सब पहले बताना चाहती थी। जिना ने उसकी बात सुनी और कहा, तेरे अंदर जो है वो बाहर आ रहा है और तू अब असली सोयोन बनती जा रही है। रात में सोयोन बालकनी में बैठी थी। हवा ठंडी थी, आसमान साफ था और सितारे उसे देख मुस्कुरा रहे थे। उसे लग रहा था जैसे पूरी कायनात उसके नए सफर का स्वागत कर रही हो। वहीं बैठकर उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब सिर्फ किसी की प्रेमिका नहीं हूं, मैं एक कलाकार हूं, एक औरत हूं जो अब खुद से प्यार करती है। ये सफर आसान नहीं रहा,
पर अब मैं वापस नहीं मुड़ना चाहती। उसी वक्त उसके फोन पर एक मेल की आवाज आई। एग्जीबिशन से जवाब था। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ खोला और पढ़ा, आपकी एंट्री सिलेक्ट हो गई है, कृपया अगली मीटिंग के लिए तैयार रहें। उसने फोन नीचे रखा, आंखें बंद की और मुस्कुराई। कुछ भी ऊंचा चढ़ा नहीं बोला, बस खुद से कहा, मैंने खुद को सही वक्त पर फिर से पकड़ लिया। उस दिन सोयोन को पहली बार लगा कि जिंदगी सिर्फ किसी के साथ होने से नहीं चलती, कभी कभी अकेले चलना ही सबसे बड़ी जीत होती है। सोयोन की जिंदगी अब एक नए रुख पर थी। जिस लड़की ने हाल ही में एक टूटे रिश्ते से खुद को समेटा था, वही अब अपने भीतर की कला को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार हो चुकी थी। लोकल आर्ट एग्जीबिशन के लिए उसकी एंट्री सिलेक्ट हो चुकी थी और इस खबर ने उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर दी थी। वो सुबह जल्दी उठी, मन में एक अलग ही उत्साह था। उसने एक डायरी निकाली जिसमें उसने एग्जीबिशन के लिए अपनी तैयारियों की लिस्ट बनाई। कौन कौन सी पेंटिंग्स ले जानी है, फ्रेम्स कहां से लाने हैं, नाम क्या रखे जाएं और हर एक पेंटिंग के पीछे की कहानी कैसे बयां की जाए। हर लिस्ट का एक ही मकसद था, वो अपनी कला को इस तरह सामने रखे कि देखने वाला सिर्फ रंग ना देखे बल्कि उसकी आत्मा को महसूस करे। दोपहर में वह आर्ट स्टोर गई, वहां से नए फ्रेम खरीदे, कुछ ब्रश और रंग भी। दुकान के मालिक ने उसकी आंखों में चमक देखी और पूछा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है? सोयोन हल्के से मुस्कुराई, हाँ, खुद को फिर से दुनिया को दिखाने का प्रोजेक्ट है। घर लौटते ही उसने पेंटिंग्स को साफ किया, फ्रेम्स में सजाया और हर एक के नीचे एक छोटा सा नोट लगाया, पेंटिंग का नाम और उसकी प्रेरणा। एक पेंटिंग का नाम था शांति की खामोशी, दूसरी थी टूटे पलों के रंग और तीसरी थी मैं फिर से बनी। ये सिर्फ चित्र नहीं थे, ये सोयोन की यात्रा के हिस्से थे। शाम होते होते उसके कमरे का माहौल किसी गैलरी जैसा बन चुका था। उसने एक कोने में खड़े होकर सब पेंटिंग्स को देखा और खुद पर गर्व महसूस किया। वो सोच रही थी, कभी लगा था ये हाथ सिर्फ आंसू पोंछने के लिए बने हैं, आज वही हाथ कुछ खूबसूरत बना रहे हैं। रात को उसकी एक कॉल हुई एग्जीबिशन के आयोजक की। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि सोयोन उद्घाटन के दिन मंच पर आकर 2 शब्द कहे अपने सफर के बारे में। सुनते ही उसका दिल थोड़ी देर को थम सा गया। बोलने का डर नहीं था, बल्कि वो पल ही इतना भावुक था कि सोचकर ही गला भर आया। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद की कहानी नहीं सुनाऊंगी तो कोई और उसे मेरी तरह कभी समझ ही नहीं पाएगा। अगले दिन वो एक शांत पार्क में गई, अपनी डायरी और पेन लेकर। वहां बैठकर उसने अपनी स्पीच के लिए नोट्स बनाए। उसने लिखा कि कैसे उसने खुद को खोया, कैसे किसी और की पसंद में अपनी पहचान भूल बैठी और कैसे एक टूटन ने उसे खुद को फिर से जोड़ने का मौका दिया। वो शब्द उसके दिल से निकले थे और यही वजह थी कि वो सीधे सुनने वाले के दिल तक पहुंचने वाले थे। वो समझ चुकी थी, अब उसके जीवन की कहानी सिर्फ एक अधूरा प्रेम नहीं थी। अब ये कहानी थी एक ऐसी औरत की जिसने खुद को फिर से पाया, खुद से प्यार करना सीखा और जो अब दुनिया को दिखाना चाहती थी कि असली ताकत दूसरों में नहीं, खुद के अंदर होती है। अब एग्जीबिशन का दिन पास आ रहा था और सोयोन तैयार थी अपने नए सफर की सबसे बड़ी उड़ान भरने के लिए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार सोयोन ने पिछले कुछ हफ्तों से किया था, एग्जीबिशन डे। सुबह से ही सोयोन के दिल की धड़कनें थोड़ी तेज थीं। ये डर नहीं था, बल्कि उस नए अनुभव की हलचल थी जो उसे आज मिलने वाला था। उसने हल्के रंग की ड्रेस पहनी, बालों को सलीके से बांधा और एक सिंपल मेकअप किया। शीशे में खुद को देखा तो लगा जैसे किसी और को देख रही हो। वो लड़की जो टूटी थी अब पूरी लग रही थी। आंखों में भरोसा था, चेहरे पर आत्मविश्वास। पेंटिंग्स को सलीके से पैक कर उसने टैक्सी बुक की और वेन्यू की ओर निकली। रास्ते भर बाहर देखते हुए वो अपनी पुरानी यादों को टुकड़ों में देख रही थी। कैसे कभी वो इसी शहर की गलियों में खुद को खो बैठी थी और आज उसी शहर की एक गैलरी में अपने नाम का बोर्ड लगवाने जा रही थी। वेन्यू पहुंचने पर उसे देखकर आयोजक मुस्कुराए। आपकी पेंटिंग्स बहुत खास हैं मिस सोयोन, सब उन्हें देखने को बेताब हैं, उन्होंने कहा। गैलरी में चारों तरफ रंग बिरंगे कैनवास टंगे थे। हर कलाकार अपनी रचना के पास खड़ा था। सोयोन को भी एक कोना मिला
जहां उसकी तीनों पेंटिंग्स खूबसूरती से सजी थीं। उसके पेंटिंग्स के नीचे छोटे नोट्स थे, हर एक पेंटिंग की एक कहानी, एक एहसास। लोग आने लगे, कोई उसकी पेंटिंग्स को गौर से देख रहा था, कोई पढ़ रहा था, कोई बस खड़ा होकर सोच में डूब गया था। एक छोटी बच्ची ने उसकी तीसरी पेंटिंग मैं फिर से बनी को देखकर अपनी मां से कहा, मां, ये लड़की बहुत खुश दिख रही है ना। और उस वक्त सोयोन की आंखें भर आईं, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। थोड़ी देर में उद्घाटन सेरेमनी शुरू हुई। मंच पर आयोजक ने सोयोन को बुलाया। सबकी निगाहें उस पर थीं। वो धीरे धीरे मंच पर चढ़ी। हल्की कंपकंपी के साथ उसने माइक थामा और बोलना शुरू किया। नमस्ते, मेरा नाम सोयोन है। मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं, एक इंसान भी हूं जो कभी खुद को खो बैठी थी। मेरी ये पेंटिंग्स उस सफर की कहानी है जहां से मैंने खुद को फिर से पाया। ये रंग सिर्फ ब्रश से नहीं भरे गए हैं, इनमें आंसू हैं, हिम्मत है और वो पल हैं जब मैंने पहली बार खुद से प्यार करना सीखा। सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे में भावनाएं गूंज रही थीं। स्पीच के बाद तालियों की गूंज थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जो चीज सोयोन को छू गई वो थीं उन अनजाने चेहरों की आंखें जो उसकी कहानी को समझ रही थीं। कार्यक्रम के बाद कई लोग उससे मिलने आए। किसी ने कहा, आपकी कहानी ने मुझे अपनी बहन की याद दिला दी। किसी ने कहा, ये पेंटिंग्स नहीं, ये हिम्मत है। एक पत्रकार ने उससे इंटरव्यू भी लिया और पूछा, आपको क्या लगता है, आपने क्या खोया और क्या पाया? सोयोन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने जो खोया वो अब सिर्फ याद है, लेकिन जो पाया है वो मैं खुद हूं। शाम ढल चुकी थी, गैलरी की लाइट्स मंद हो चुकी थीं, लोग धीरे धीरे जा रहे थे। सोयोन अकेली अपनी पेंटिंग्स के पास खड़ी थी। उसने हल्के से एक फ्रेम को छुआ और मन ही मन कहा, अब तू बस रंग नहीं, तू मेरी आवाज है। उस दिन सोयोन ने सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं की थी, उसने अपने अंदर की सबसे खूबसूरत जीत को दुनिया को दिखाया था। एग्जीबिशन के अगले दिन की सुबह सोयोन के लिए कुछ अलग थी। उसका फोन लगातार बज रहा था। बधाइयों से भरे मैसेज, सोशल मीडिया पर टैग्स और कई अनजान लोगों के कमेंट्स जो उसकी कला और उसकी कहानी से जुड़ गए थे। पिछली रात उसने देर तक नींद नहीं ली। वो अपने कमरे में बैठी बस यही सोचती रही कि कैसे कुछ महीने पहले तक वो खुद को एक अंधेरे में घिरा हुआ महसूस करती थी और अब उस अंधेरे को ही उसने अपनी रोशनी बना लिया था। अपने सोशल मीडिया पर पहली बार खुद के नाम से एक पेज बनाया, आर्ट बाय सोयोन। उस पर अपनी तीनों पेंटिंग्स की तस्वीरें डालीं और छोटी सी कैप्शन लिखी, हर रंग एक कहानी कहता है, ये मेरी कहानी है, शायद आपकी भी हो सकती है। कुछ ही घंटों में पेज पर हजारों व्यूज आने लगे। कई लोगों ने पेंटिंग्स को शेयर किया, उनकी अपनी कहानियां जोड़ते हुए। किसी ने लिखा, आपकी कला ने मुझे भी टूटने से उबरने की हिम्मत दी। तो किसी ने कहा, आपकी तरह मैं भी खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही हूं। इन सब प्रतिक्रियाओं ने सोयोन को गहरे स्तर पर छू लिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी कला अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वो अब एक साझा भावना बन गई है जिससे अनगिनत लोग जुड़ पा रहे हैं। दोपहर तक एक स्थानीय महिला पत्रिका से कॉल आया। उनकी पत्रकार ने कहा, हम आपके काम को लेकर एक फीचर स्टोरी करना चाहते हैं, आप हमारे अगले कवर पर होंगी। सोयोन कुछ पल के लिए चुप रह गई। कवर? वो जो कभी खुद को आईने में देखने से डरती थी, अब मैगजीन कवर पर आने वाली थी। उसने विनम्रता से हामी भरी और अगले हफ्ते के फोटोशूट और इंटरव्यू के लिए टाइम फिक्स किया। उस शाम उसने जिना को घर बुलाया और दोनों ने एक छोटी सी सेलिब्रेशन की, बिना किसी बड़े केक या पार्टी के, बस कुछ चाय, हल्की बातें और दिल से निकली हंसी। गिना ने कहा, तू अब बदल गई है, लेकिन वो मासूमियत अब भी बाकी है, बस अब तू कमजोर नहीं लगती। सोयोन ने हंसते हुए जवाब दिया, अब मैंने अपनी कमजोरी को ताकत बना लिया है। रात को सोते समय सोयोन ने अपने कमरे की लाइट बंद की, लेकिन मन में जो चमक थी वो बुझी नहीं। उसने धीरे से खिड़की खोली और बाहर देखा। चांद पूरा था, गोल और उजला, जैसे कह रहा हो, तू भी अब पूरी है। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मुझे एहसास हुआ कि हम कभी भी पूरी तरह टूटते नहीं हैं, हम बस बदलते हैं, ढलते हैं और फिर से बनते हैं। मैं अब एक नई मैं हूं और ये शुरुआत है, अंत नहीं।
उस पल उसे लगा जैसे हर वो आंसू, हर वो अकेली रात अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। और अब जो रास्ता उसने चुना है वहां कोई मंजिल नहीं, बस सफर है और हर कदम पर खुद से मिलने का मौका। सोयोन अब एक कहानी बन चुकी थी, लेकिन वो जानती थी ये बस पहला चैप्टर था। आगे और रंग भरने थे और भी कैनवास जिंदा करने थे। एग्जीबिशन की सफलता और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सोयोन की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। पहले जो सिर्फ कैनवास पर रंग भरती थी, अब लोगों के दिलों में उम्मीदें भर रही थीं। मगर जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तभी जिंदगी अक्सर एक नया इम्तिहान लेती है, और वही हुआ। उस दिन सुबह वो अपने पेज पर कमेंट्स पढ़ रही थी, तभी एक ऐसा मैसेज दिखा जिसने उसे कुछ पल के लिए जड़ कर दिया। नाम जाना पहचाना था, सुह्युक, वही लड़का जिससे उसने कभी बेइंतहा मोहब्बत की थी और जिसने उसका दिल तोड़ दिया था। मैसेज छोटा था, मैंने तेरी पेंटिंग्स देखी, तू बहुत बदल गई है, तुझसे बात करनी है अगर तू चाहे। सोयोन का दिल एक पल को कांप उठा। इतने समय बाद अचानक उसका यूं सामने आ जाना, क्या मतलब था इसका? वो सोच में पड़ गई। उसने मैसेज पढ़ा, लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया। मन में तूफान था, एक तरफ पुरानी यादें, दूसरी तरफ नई पहचान। क्या उसे वापस उस अतीत से कोई रिश्ता रखना चाहिए जो उसे तोड़ चुका था? दोपहर भर उसका मन बेचैन रहा। वो अपनी पेंटिंग्स के सामने बैठ गई और उन्हें देखते हुए सोचा, ये जो मैं आज बनी हूं वो उस टूटन का नतीजा है। अगर वो लम्हा नहीं होता तो शायद मैं आज यहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन क्या इसका यह मतलब था कि वो फिर से उस शख्स की बात सुने? शाम को जिना आई। सोयोन ने वो मैसेज उसे दिखाया। जिना ने कहा, देख, ये तेरा फैसला है, लेकिन जो तूने इतनी मेहनत से खुद को खड़ा किया है, कहीं वो फिर से न डगमगा जाए। सोच समझ कर आगे बढ़। रात को सोयोन अकेली बालकनी में बैठी थी, जैसे जवाब खोज रही हो। उसने आसमान देखा और खुद से कहा, अब मैं वो लड़की नहीं जो किसी के लौट आने से डर जाए। अगर मैं उससे बात करूंगी तो सिर्फ अपने हिसाब से। अगली सुबह उसने बहुत सोच समझकर सुह्युक को जवाब दिया, मैं नहीं जानती तू क्यों आया है, लेकिन हां, बात कर सकती हूं, खुले और साफ दिल से। कुछ ही देर में जवाब आया, क्या हम आज शाम मिल सकते हैं? वहीं जहां पहली बार मिले थे। सोयोन ने मैसेज पढ़ा, कुछ पल आंखें बंद कीं और फिर तय किया, अब डरने का वक्त नहीं, सामना करने का है। शाम को उसने खुद को सादा लेकिन सशक्त तरीके से तैयार किया। न कोई खास मेकअप, न दिखावा, बस वही सच्ची सोयोन जो अब खुद से प्यार करती थी। वो पहुंची उस पुराने कैफे में जहां कभी उनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी। अब वो जगह बदली नहीं थी, लेकिन सोयोन बदल चुकी थी। सुह्युक पहले ही वहां था। उसे देखकर थोड़ी देर के लिए पुरानी यादें जरूर लौटीं, लेकिन अब वो भावनाएं उस पर हावी नहीं थीं। वो जाकर सामने बैठी और बिना किसी झिझक के उसकी आंखों में देखकर बोली, तो क्या बात करनी थी? सुह्युक चुप रहा कुछ देर, फिर धीरे से कहा, मैंने तुझे खो दिया था और अब देखा कि तू कितनी मजबूत बन गई है। मैं बस माफी मांगने आया हूं। सोयोन शांत रही। उसके अंदर गुस्सा नहीं था, न ही कोई मोह बाकी था, बस एक राहत थी कि अब वो किसी जवाब के लिए नहीं बल्कि खुद की शांति के लिए आई थी। उसने कहा, तेरी माफी से शायद तू हल्का हो जाएगा, लेकिन मैं पहले ही खुद को माफ कर चुकी हूं और यही सबसे बड़ी आजादी है। उस दिन उसने सीखा, बीते रिश्ते कभी कभी लौटते हैं, लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अब हम पहले जैसे नहीं रहे। कैफे में सुह्युक से हुई मुलाकात के बाद सोयोन बहुत देर तक सोचती रही। वो मुलाकात किसी तूफान जैसी नहीं थी, न ही उसमें कोई आंसू थे, कोई बिखराव, लेकिन एक गहरी शांति जरूर थी। वो शांति जो तब आती है जब कोई अधूरी बात पूरी हो जाए, बिना शोर के। उस रात घर लौटकर सोयोन ने ना कोई पोस्ट डाली, न किसी से बात की, बस खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती रही। वो सोच रही थी कि कभी जो रिश्ता उसकी पहचान बन गया था, अब वही रिश्ता बस एक कहानी रह गया है, पूरी लेकिन खत्म हो चुकी। अगले दिन सुबह वो एकदम तरोताजा उठी। उसे लगा जैसे किसी भारी बोझ से आजाद हो गई हो। उसने अपने कमरे की सफाई शुरू की। कोने में रखी एक पुरानी ड्रॉर से एक पुराना बॉक्स निकला, जिसमें पुराने रिश्ते की यादें थीं। कुछ फोटो, एक चिट्ठी, एक छोटा सा गिफ्ट। उसने उस बॉक्स को खोला,
सब कुछ देखा और बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के सब कुछ एक सफेद थैले में डाल दिया। फिर बालकनी में जाकर उसे खुले आसमान के नीचे जला दिया। राख उड़ती रही और सोयोन बस देखती रही, जैसे अपने अतीत को खुद ही विदाई दे रही हो। वो जानती थी ये जरूरी था। अतीत की यादों को अपने पास रखने से ज्यादा जरूरी था उन्हें सम्मान के साथ अलविदा कहना। दोपहर को उसने अपनी अगली सीरीज पर काम शुरू किया, मुक्ति के रंग। इस बार की पेंटिंग्स और भी बोलती थीं। उन्होंने दर्द नहीं, आजादी को रंगों में ढाला था। हर ब्रश स्ट्रोक जैसे कहता था, अब मैं अपने लिए जीऊंगी। कुछ दिनों बाद उस महिला पत्रिका के लिए फोटोशूट का दिन आ गया। स्टूडियो में जाते हुए उसे जरा भी घबराहट नहीं हुई। कैमरे के सामने खड़ी सोयोन में अब वो झिझक नहीं थी जो कभी किसी और की नजरों में खुद को देखने की आदत डाल चुकी थी। अब वो खुद को देखती थी अपनी नजरों से, और ये सबसे बड़ी जीत थी। फोटोग्राफर ने उससे कहा, आपकी आंखों में एक अलग तरह की शांति है, जैसे आप बहुत कुछ देख चुकी हैं और फिर भी मुस्कुरा रही हैं। सोयोन ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि अब मुस्कुराने की वजह मैं खुद हूं। इंटरव्यू में जब पूछा गया कि वो आगे क्या करना चाहती हैं, तो उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ आर्ट बनाना नहीं चाहती, मैं ऐसी जगह बनाना चाहती हूं जहां लोग टूटने के बाद खुद को फिर से जोड़ सकें। एक ऐसा स्टूडियो जहां हर कोई अपने रंगों को पहचान सके। इस जवाब के साथ ही उसे एक नया सपना मिला, एक हीलिंग आर्ट स्टूडियो जहां दर्द और कला मिलकर नए जीवन को जन्म दें। रात को जब वो घर लौटी तो जिना से फोन पर बात हुई। जिना ने पूछा, अब आगे क्या प्लान है? सोयोन ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं अपने सपनों को रंग दूंगी, वो जो सिर्फ मेरे हैं, जिनमें मैं ही हीरो हूं। उस रात उसने अपनी डायरी में एक और लाइन जोड़ी, माफ करना आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था, ताकि मैं खुद को आजाद कर सकूं। अब मैं आगे बढ़ रही हूं, न किसी के लौटने की उम्मीद के साथ, न किसी के साथ रहने की जरूरत के साथ, बस खुद की पूरी कहानी लेकर। अब उसका सफर एक नई दिशा में बढ़ चला था, अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य को गले लगाते हुए। सोयोन की जिंदगी अब नए आयाम छू रही थी। हर दिन उसके लिए एक नई शुरुआत की तरह होता। अब वो सुबह जल्दी उठती, अपने पेंटिंग स्टूडियो में घंटों रंगों से खेलती और हर शाम खुद के लिए एक सुकून भरा वक्त निकालती। लेकिन इस भाग में कहानी केवल उसके काम की नहीं, एक और नए एहसास की है। एक मुलाकात की जो अचानक हुई, लेकिन धीरे धीरे दिल के किसी कोने को छूने लगी। उस दिन वो एक आर्ट वर्कशॉप में गई थी जहां शहर के कई उभरते कलाकार जमा हुए थे। वहां एक आर्टिस्ट था, नाम था जूनवू। वो सादा सा दिखता, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी और उसकी पेंटिंग्स में एक अलग ही किस्म का दर्द और खामोशी दिखाई देती थी। वो दोनों एक ही टेबल पर बैठे थे। जब इंट्रोडक्शन का समय आया तो जूनवू ने कहा, मैं ज्यादा बोलता नहीं, मेरी बात मेरे रंग करते हैं। सोयोन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं वही सुनती हूं जो शब्दों से नहीं कहा जाता। उस वर्कशॉप में दोनों ने साथ साथ एक प्रोजेक्ट पर काम किया, रंगों की खामोशी। इसमें बिना चेहरों के बस रंगों से भावनाएं दिखानी थीं। उनके काम में एक अजीब सी केमिस्ट्री थी, जैसे दोनों की जिंदगी के अलग अलग सफर अब एक ही कैनवास पर मिल गए हों। दिन बीतते गए और जूनवू से उसकी बातचीत बढ़ने लगी। वे दोनों कला के जरिए एक दूसरे को समझते थे। कभी दोनों चुपचाप बैठकर पेंटिंग करते, कभी घंटों अपनी जिंदगी के अनुभवों पर बात करते। सोयोन ने पहली बार महसूस किया कि किसी नए इंसान के साथ जुड़ने का मतलब ये नहीं कि वो फिर से किसी रिश्ते में बंध रही है, बल्कि अब वो अपनी मर्जी से जुड़ रही है, बिना डर, बिना बोझ। जूनवू भी थोड़ा रहस्यमय था। उसने बताया कि उसके जीवन में भी एक ऐसा दौर आया था जहां उसने बहुत कुछ खोया था, लेकिन वो भी टूटने के बाद फिर से बना था, ठीक वैसे ही जैसे सोयोन। शायद इसी वजह से वे एक दूसरे को बिना कहे समझने लगे थे। एक शाम जूनवू ने उसे एक कॉफी शॉप में मिलने बुलाया। वहां बैठकर उसने एक स्केचबुक सोयोन को दी। उसके पन्नों में वो हर पेंटिंग थी जो उसने पिछले कुछ हफ्तों में बनाई थी, और हर पेंटिंग में एक लड़की थी जो बदलती जा रही थी, खुलती जा रही थी। और आखिरी पेज पर लिखा था, ये तुम हो मेरी आंखों में। सोयोन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो सब कह रही थी।
रात को घर लौटकर उसने सोचा, क्या ये दोबारा प्यार हो सकता है या फिर सिर्फ एक खूबसूरत समझदारी। उसने डायरी में लिखा, कभी कभी दो लोग मिलते हैं टूटी हुई आत्माओं के साथ, और अगर वो एक दूसरे को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम एक दूसरे की दरारों को समझ जरूर सकते हैं। जून वू, शायद तू मेरे सफर का साथी नहीं, लेकिन तूने रास्ते में फूल जरूर बिछाए हैं। सोयोन को अब समझ आ रहा था कि जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी वजह से आता है, कुछ सिखाने, कुछ जोड़ने, या कभी कभी सिर्फ ये एहसास दिलाने कि हम अकेले नहीं हैं। और इस एहसास में भी एक नई सुंदरता थी, जिसमें न कोई बंधन था न कोई वादा, बस साथ में बहते हुए रंग थे और एक शांति जो अब उसे भीतर से भर रही थी। जून वू के साथ बीते कुछ हफ्ते सोयोन की जिंदगी में एक सुकून भरी हवा की तरह थे। दोनों की मुलाकातें अब नियमित हो गई थीं, कभी किसी आर्ट गैलरी में, कभी लाइब्रेरी के शांत कोने में, और कभी कभी बस एक पार्क की बेंच पर बैठे चुपचाप रंगों और ख्यालों की बातें करते हुए। लेकिन इस भाग की कहानी जून वू के बारे में नहीं थी, बल्कि उस मोड़ की थी जहां सोयोन को अपने पुराने जख्मों की गहराई और नए रिश्तों की सीमाओं का एहसास होता है। एक दिन जून वू ने उसे अपने पुराने आर्ट स्टूडियो में बुलाया। वो स्टूडियो शहर के बाहर एक शांत जगह पर था, चारों तरफ हरियाली और बीच में एक छोटी सी झील। सोयोन को वो जगह बेहद पसंद आई। वहां की दीवारों पर जून वू की पेंटिंग्स थीं, कुछ अधूरी, कुछ पूरी और कुछ ऐसी जिनमें सिर्फ काले और नीले रंग थे। वो एक कोने की तरफ गई जहां एक पेंटिंग आधी बनी हुई थी। उसमें एक लड़की थी जिसकी पीठ थी और उसके आगे खुला आसमान। सोयोन ने पूछा, ये कौन है? जून वू ने जवाब दिया, ये तुम हो, लेकिन अधूरी। अभी मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारी दुनिया कितनी बड़ी है। सोयोन चुप रही। कहीं ना कहीं उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी। वो महसूस करने लगी थी कि जून वू उससे कुछ ज्यादा जुड़ने लगा है, और वो खुद भी थोड़ा बहने लगी थी उस जुड़ाव में। लेकिन क्या वो तैयार थी फिर से किसी रिश्ते में बंधने के लिए? कुछ दिनों बाद जून वू ने उसे एक छोटी सी गैलरी ओपनिंग के लिए बुलाया, जहां उसकी और सोयोन की ज्वाइंट पेंटिंग प्रदर्शित की गई थी। पेंटिंग का नाम था रीबिल्ड। उसमें एक घर था जो आधा टूटा हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक पौधा उग रहा था, नया जीवन। सबने पेंटिंग की तारीफ की और मीडिया ने दोनों को एक आर्ट कपल तक कह दिया। वहीं सोयोन के मन में कुछ और ही चल रहा था। क्या उसे ये पहचान चाहिए थी? क्या वो फिर से किसी के साथ हम बनना चाहती थी? रात को वापस लौटते हुए उसने जून वू से कहा, मैं तुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूं। जून वू ने तुरंत कार रोकी और उसकी तरफ देखा। सोयोन ने गहरी सांस ली और कहा, जो हम शेयर करते हैं वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे डर लगता है। मुझे नहीं पता मैं दोबारा किसी रिश्ते में जा भी सकती हूं या नहीं। मैं अभी भी खुद को पूरी तरह समझ नहीं पाई हूं। जून वू ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुझसे कभी रिश्ता मांगा भी नहीं। मैंने सिर्फ साथ मांगा है, और जब तक तू खुद को खोज रही है मैं वहीं खड़ा रहूंगा, दूर नहीं लेकिन पास भी नहीं जबरन। ये सुनकर सोयोन को राहत महसूस हुई। वो जानती थी कि वो किसी रेस में नहीं है। अब उसे जल्दबाजी नहीं करनी थी, न ही किसी लेबल की जरूरत थी। उस रात उसने डायरी में लिखा, सच्चा साथ वो होता है जो हमें हमारी गति से चलने दे। जून वू मेरे साथ चल रहा है, लेकिन मेरे कदम से, और यही बात मुझे उससे जोड़े रखती है, बिना किसी डर के। सोयोन ने सीखा कि भावनाएं जब दबाव में नहीं होती तभी सबसे सच्ची होती हैं, और कभी कभी साथ का मतलब सिर्फ इतना होता है, कोई ऐसा जो आपकी खामोशी भी समझे और आपका इंतजार भी करे, बिना किसी मांग के। सोयोन की जिंदगी अब एक संतुलन की राह पर थी। एक तरफ उसका आर्टिस्टिक करियर धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंच रहा था, तो दूसरी तरफ जून वू के साथ उसका जुड़ाव एक गहरे और समझदार रिश्ते में बदल रहा था, बिना किसी नाम के, बस एक एहसास के साथ। लेकिन इस शांति के बीच भी जिंदगी ने एक नया मोड़ तैयार कर रखा था। एक दिन सुबह सोयोन को एक ईमेल आया। वह एक इंटरनेशनल आर्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम की ओर से था, जो पेरिस में आयोजित होने वाला था। दुनिया भर से चुनिंदा कलाकारों को बुलाया जा रहा था और सोयोन को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया था।
यह उसके करियर के लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन साथ ही एक बड़ा फैसला भी। वो ईमेल पढ़ते ही ठिठक गई। उसका पहला ख्याल था, क्या मैं सब कुछ छोड़कर कुछ महीनों के लिए जा सकती हूँ? उसे जून वू की आदत हो गई थी, अपनी गैलरी, अपने स्पेस की। लेकिन क्या अपने लिए इतना बड़ा कदम उठाना गलत होगा? जिना को उसने फोन किया और पूरी बात बताई। जिना बहुत खुश हुई। तू पेरिस जा रही है? ये तो बहुत बड़ी बात है। और हाँ, अगर तुझे सच में उड़ना है तो अपने पंखों को मौका दे। सोयोन दिन भर सोचती रही। वो जून वू से बात करने गई, लेकिन सीधा कुछ कह न सकी। बस यूं ही बैठकर उसके साथ स्केच करने लगी। कुछ देर बाद जून वू ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या बात है? तेरी रेखाओं में उलझन दिख रही है। तभी उसने फोन से ईमेल दिखा दिया। जून वू कुछ पल शांत रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तो तू कब जा रही है? सोयोन थोड़ी हैरान हुई। तू नाराज नहीं? जून वू ने सिर हिलाया। नहीं, अगर तेरे पंख उगाए हैं तो मैं उन्हें बांध नहीं सकता। जा, उड़ और जितनी ऊंचाई ले सके ले। मैं यहां हूं जब तू वापस आए। ये सुनकर सोयोन की आंखों में चमक आ गई। उसे एहसास हुआ कि सच्चा रिश्ता वो नहीं जो रोक ले, बल्कि वो होता है जो उड़ने दे और फिर भी साथ बना रहे। अगले कुछ दिन वो तैयारियों में लग गई। पासपोर्ट, टिकट, जरूरी दस्तावेज और दिल में एक हल्की सी बेचैनी। पहली बार वो अकेले विदेश जा रही थी, एक नए देश, नई भाषा, नए लोगों के बीच खुद को साबित करने। जाने से एक रात पहले वो जून वू से मिलने गई। दोनों चुपचाप बैठे रहे। जून वू ने एक छोटा स्केचबुक उसे दिया और कहा, इसमें वो सब भरना जो तू देखेगी, महसूस करेगी, और जब लौटेगी तब मैं वो देखूंगा जो तूने देखा। सोयोन ने वो स्केचबुक लिया, उसे सीने से लगाया और बस कहा, मैं जल्दी लौटूंगी। अगले दिन एयरपोर्ट पर खड़े होकर जब उसने आखिरी बार शहर को देखा तो उसकी आंखों में न आंसू थे न डर, सिर्फ एक मजबूत चमक थी। उसने खुद से कहा, अब ये मेरा सफर है, सिर्फ मेरा, और मैं इसके हर रंग को महसूस करूंगी। सोयोन ने उड़ान भरना सीखा, अपने सपनों के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। और यही उड़ान थी जो उसकी कहानी को अगले स्तर पर ले जाने वाली थी। पेरिस, एक ऐसा शहर जिसकी सड़कों पर हर कदम पर कला की खुशबू बसी है। जब सोयोन वहां पहुंची तो पहली बार उसे लगा कि वो अपने जैसे बहुत से लोगों के बीच आ गई है। ऐसे लोग जो रंगों में सांस लेते हैं, ब्रश से बात करते हैं और कैनवास पर अपना दिल खोल देते हैं। रेजिडेंसी प्रोग्राम एक खूबसूरत पुराने भवन में था, जहां दुनिया के अलग अलग कोनों से आए 12 कलाकार एक साथ रहकर, सीखकर और साझा कर रहे थे। सोयोन का कमरा खिड़की के ठीक पास था, जहां से दूर दूर तक पत्थर की छतें दिखती थीं और सुबह की धूप सीधे उसकी दीवारों पर गिरती थी। ये एक नई शुरुआत थी और वो पूरी तरह तैयार थी इसे जीने के लिए। पहले दिन एक इंट्रोडक्शन सेशन हुआ। हर कलाकार को अपना एक खास काम दिखाना था। सोयोन ने रीबिल्ड वाली पेंटिंग का डिजिटल वर्जन प्रोजेक्टर पर दिखाया। सब चुपचाप देख रहे थे। एक फ्रेंच आर्टिस्ट एलोइज ने कहा, इसमें तकलीफ है, लेकिन उससे भी ज्यादा उम्मीद है। ये एक फिनिक्स की तरह है। ये शब्द सोयोन के दिल को छू गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी कला अब भाषा की सीमाओं से भी परे जा चुकी है। दिन बीतने लगे। हर दिन सुबह 8 बजे से दोपहर तक वर्कशॉप्स होती, कभी ऑनलाइन पेंटिंग्स पर, कभी इंस्टॉलेशन आर्ट पर। फिर दोपहर में सबका फ्री टाइम होता, जब लोग आसपास की गलियों में घूमते, कैफे में बैठते या म्यूजियम में खो जाते। सोयोन ज्यादातर अपना स्केचबुक लेकर निकलती। वो हर चीज को देखती, छोटे बालकनी में सूखते कपड़े, चौराहे पर खड़ा माइम आर्टिस्ट, एक बुढ़िया जो हर दिन कबूतरों को दाना डालती थी। इन छोटी छोटी बातों से उसकी सोच में एक नई परिपक्वता आई। उसका स्केचबुक अब भावनाओं से नहीं, अनुभवों से भरने लगा था और उसे ये बदलाव पसंद आ रहा था। एक दिन वर्कशॉप के बाद उसे एक स्थानीय गैलरी से कॉल आया। उन्होंने उसकी स्केचबुक की झलक इंस्टाग्राम पर देखी थी, जो एलोइज ने डाली थी। उन्होंने पूछा, क्या आप हमारे साथ एक मिनी एग्जीबिशन करना चाहेंगी? सोयोन पहले तो चौंकी, फिर मुस्कुराकर हामी भर दी। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। पेरिस जैसे शहर में इतने नामी कलाकारों के बीच जगह पाना उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। वो रात भर काम करती रही,
अपनी स्केचबुक से कुछ स्केच निकालकर उन्हें रंगों में ढालने लगी। प्रदर्शनी वाले दिन जब उसके आर्ट वर्क दीवारों पर टंगे हुए थे और लोग उन्हें ध्यान से देख रहे थे, तो उसे अपने ही भीतर से आवाज आई, तू अब वाकई में कलाकार बन गई है। उस शाम जूनवू का एक मैसेज आया, तू बहुत दूर है, लेकिन तुझे महसूस करना अब भी सबसे पास वाली बात लगती है। तेरी तस्वीरें देखकर मुझे तुझ पर गर्व होता है। सोयोन ने जवाब में एक पेंटिंग की तस्वीर भेजी, जिसमें एक लड़की थी, खुले बाल, पंखों की तरह फैले स्कार्फ और आंखों में एक चमक। उसने लिखा, ये मैं हूं, आज की। उस रात सोयोन ने अपने कमरे की खिड़की खोली, एक लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। चांद वही था जो सियोल में दिखता था, बस अब वो उसके साथ बहुत कुछ बांट चुका था, सपने, हिम्मत और एक नई पहचान। सोयोन ने जाना कि दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप अपने सच के साथ चलें तो हर जगह आपकी जगह बनती है। पेरिस की वो शामें अब सोयोन के लिए सिर्फ तस्वीरें नहीं, एक एहसास बन चुकी थीं। हर दिन उसे लगता जैसे वो खुद को थोड़ा और बेहतर समझ पा रही है। जहां पहले उसकी कला दर्द से पैदा होती थी, अब उसमें जीवन का विस्तार दिखने लगा था। खुशबुएं, हल्के रंग, खुला आसमान। रेजिडेंसी में अब अंतिम हफ्ता चल रहा था। सभी कलाकार अपनी अपनी अंतिम प्रस्तुति के लिए तैयारी कर रहे थे। सोयोन के भीतर भी हलचल थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस विषय पर काम करे। पहले उसने सोचा कि सियोल और पेरिस के अनुभवों को मिलाकर कुछ बनाए, लेकिन फिर एक सुबह खिड़की से आती हवा और सूरज की किरणों ने उसे उसका विषय दे दिया। खुद से मुलाकात। उसने एक बड़ी कैनवास निकाली और पेंट करना शुरू किया। ब्रश के हर स्ट्रोक में उसका सफर था, पहले टूटन, फिर खोज और अब खुद को थाम लेने की हिम्मत। बीच बीच में वो अपने स्केचबुक के पुराने पन्ने पलटती, कहीं जिना की हंसी मिलती, कहीं जूनवू की खामोशियां, और हर याद, हर रिश्ता अब उसके रंगों में झलकने लगा था। पेंटिंग में एक लड़की थी, बिल्कुल शांत मुद्रा में, आंखें बंद और उसके चारों तरफ अधूरे लेकिन जुड़ते हुए सर्कल्स। उन सर्कल्स में रंगों के हल्के अंतर थे, गुलाबी, हल्का नीला, मिट्टी का भूरा और कहीं कहीं सुनहरी रेखाएं। पूरी पेंटिंग में कोई शब्द नहीं था, लेकिन देखने वाला खुद से जुड़ जाता था। ये पेंटिंग सोयोन की आत्मा का आईना बन चुकी थी। प्रेजेंटेशन वाले दिन सभी कलाकारों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। किसी ने अपने देश की संस्कृति को पेश किया, किसी ने महिला सशक्तिकरण पर काम किया। जब सोयोन की बारी आई, उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, मैंने खुद से बात करना सीखा और ये उसका जवाब है। फिर उसने कैनवास की तरफ इशारा किया। हॉल में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया, फिर तालियों की आवाज गूंजने लगी। एलोइस पास आई और बोली, ये पेंटिंग नहीं, एक आत्मा है। तुझमें जो बदलाव हुआ है वो इससे साफ दिखता है। सोयोन ने एक हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। वहां एक फ्रेंच आर्ट कलेक्टर भी मौजूद था। उसने आगे बढ़कर सोयोन से वो पेंटिंग खरीदने की इच्छा जताई, लेकिन सोयोन ने मना कर दिया। ये पेंटिंग बिकने के लिए नहीं है, ये मेरी पहचान है। जब मैं लौटूंगी, इसे अपने स्टूडियो में टांगूंगी ताकि हर दिन खुद को याद रख सकूं। उस शाम कलाकारों के लिए एक विदाई डिनर रखा गया। सबने एक दूसरे को गले लगाया, वादे किए कि संपर्क में रहेंगे और एक दूसरे के शहरों में मिलने आएंगे। सोयोन ने अपनी स्केचबुक सबको दिखाई और सबने उसमें एक एक शब्द लिखे। एलोइस ने लिखा, तू रंगों से बात करती है, और हम सबने सुना। रात को अपने कमरे में बैठकर उसने अपना पासपोर्ट, टिकट और वो स्केचबुक बैग में रखी। उसने खिड़की खोली और आसमान की तरफ देखा। सितारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे सियोल में, लेकिन अब उनमें उसे डर नहीं, दिशा दिखती थी। सोयोन ने खुद से वो वादा पूरा किया जो उसने पहली बार टूटने पर किया था, कि एक दिन वो खुद को फिर से जोड़ेगी। और अब वो सिर्फ जुड़ी नहीं थी, बल्कि निखर चुकी थी अपने पूरे रंग में। पेरिस की वो आखिरी सुबह थी। हल्की सी ठंडक, आसमान में फैला नीला रंग और हवा में वो जानी पहचानी खुशबू जो किसी अपने से विदा लेने से पहले महसूस होती है। सोयोन खामोशी से अपने कमरे को देख रही थी। वो दीवार जहां उसकी पेंटिंग टिकी थी, वो खिड़की जिससे सूरज की किरणें हर सुबह उसके चेहरे तक आती थीं, और वो टेबल जहां बैठकर उसने दर्जनों स्केच बनाए थे।
उसने धीरे धीरे सब कुछ समेटा, एक एक चीज को छूकर, जैसे उन्हें अलविदा कह रही हो। आखिरी में उसने स्केचबुक उठाई, जो अब खाली नहीं थी, वो उसकी पूरी यात्रा का गवाह बन चुकी थी। हर पन्ने में एक कहानी, एक बदलाव, एक एहसास दर्ज था। रेजिडेंसी के गेट पर सभी कलाकार उसे विदा देने के लिए खड़े थे। एलोइज ने उसे गले लगाया और कहा, जब तू अगली बार आए तो बस एक विजिटर नहीं, एक मेजबान की तरह आना। सोयोन मुस्कुराई और बोली, मैं यहां का एक हिस्सा बन गई हूं, और हिस्सा कहीं नहीं जाता, बस कभी कभी वापस आता है। एयरपोर्ट तक की टैक्सी में बैठे हुए वो चुप थी, लेकिन उसका मन बेहद हल्का था। उसने खिड़की से बाहर देखा, वो गलियां, वो कैफे, वो सड़कों के किनारे लगे लैंप पोस्ट, सब कुछ जैसे उसकी कला में समा चुके थे। वो जानती थी, अब चाहे जहां भी जाए, ये शहर हमेशा उसके भीतर जिंदा रहेगा। जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक स्थिर मुस्कान थी। वो मुस्कान जो तब आती है जब आप खुद पर गर्व करते हैं। सियोल लौटने पर एयरपोर्ट पर जिना पहले से खड़ी थी, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए। उसने सोयोन को कसकर गले लगाया और बोली, तू तो अब पेरिस वाली आर्टिस्ट बन गई है। सोयोन ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं वही हूं, बस थोड़ा और सच्चा बन गई हूं। घर लौटकर जब उसने अपनी पुरानी दीवारों को देखा तो सब कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन अब उसकी नजर में फर्क था। उसने उस पेंटिंग को जो पेरिस में बनाई थी दीवार पर टांग दिया, एक कोने में, जहां हर सुबह सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती थीं। वो चाहती थी कि हर दिन उसकी शुरुआत उस पहचान से हो जो उसने खुद के लिए बनाई थी। कुछ दिनों बाद उसने अपने पुराने स्टूडियो को फिर से खोला। सब कुछ थोड़ा धूल भरा था, लेकिन उसे अच्छा लगा। उसने सफाई की, रंगों को जमाया और जूनवू को एक मैसेज किया, चाय पीने आएगा, कुछ नया दिखाना है। जूनवू आया और पेंटिंग देखकर बस इतना कहा, अब तू पूरी हो गई है। सोयोन ने सिर हिलाया, मैं अब भी बन रही हूं, लेकिन अब मुझे रास्ता दिखता है। उसी शाम सोयोन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नई पोस्ट डाली। तस्वीर थी उसकी पेंटिंग की और कैप्शन था, मैं लौट आई हूं, एक नई कहानी के साथ और खुद के साथ। सोयोन का वापसी का सफर सिर्फ एक शहर से नहीं, बल्कि खुद के अंदर से होकर आया था। अब वो सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक जिंदा कहानी थी, जो हर रंग, हर रेखा में खुद को बुन रही थी। सियोल लौटने के कुछ हफ्तों बाद सोयोन की जिंदगी फिर एक लय में आने लगी थी, लेकिन अब वो लय पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक गहराई थी, एक ठहराव, और सबसे बढ़कर एक दिशा। उसका स्टूडियो फिर से खुल चुका था और शहर में उसकी वापसी की खबर धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रही थी। एक दिन उसे एक बड़ा कॉल आया। सियोल की मशहूर गोल्डन गैलरी से उसे अपने सोलो आर्ट एग्जीबिशन के लिए निमंत्रण मिला। ये वही गैलरी थी जहां कभी उसके जैसे नए कलाकारों को जगह नहीं मिलती थी, लेकिन अब वो पेरिस की पेंटिंग और उसकी पहचान ने उसके लिए वो दरवाजा खोल दिया था। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन मन में हल्की सी घबराहट भी थी। क्या मैं तैयार हूं? क्या मेरी कहानी अब सियोल को भी छू पाएगी? लेकिन उसी पल उसे वो स्केचबुक याद आई जो पेरिस में साथ रही थी। उसने उसे खोला और पहला पन्ना पलटते ही उसे याद आया, तू जितना अपने सच के साथ ईमानदार होगी, उतना ही लोग तुझसे जुड़ेंगे। अगले 2 हफ्तों तक वो दिन रात अपने स्टूडियो में लगी रही। उसने पुराने और नए अनुभवों को मिलाकर एक सीरीज बनानी शुरू की। नाम रखा, मैं और मेरे बीच। हर पेंटिंग में 2 परछाइयां होती थीं, एक अधूरी, एक बनने की ओर। कभी वो परछाइयां पास पास होती थीं, कभी दूर, लेकिन दोनों एक ही दिशा में चलती नजर आती। इन पेंटिंग्स में दर्द नहीं था, ना ही कोई शिकायत। इनमें बस वो सफर था जिसमें इंसान खुद से भिड़ता है, फिर खुद को अपनाता है। प्रदर्शनी के दिन गैलरी में लोगों की भीड़ थी, पत्रकार, आर्ट समीक्षक और बहुत से आम दर्शक, हर कोई वहां था। गैलरी के बीचों बीच वो पेंटिंग टंगी थी जो पेरिस में बनाई गई थी, खुद से मुलाकात वाली। लोग एक एक पेंटिंग के सामने रुकते, चुपचाप देखते और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते। उनकी आंखों में सवाल भी थे और सुकून भी। सोयोन को किसी ने पीछे से आवाज दी, तूने हमारी जिंदगी को भी रंगों में दिखा दिया। वो एक अनजान महिला थी जिसकी आंखें भर आई थीं। उसने कहा, मुझे लगा मैं ही खुद से उलझती हूं, पर अब लगता है मैं अकेली नहीं हूं।
ये बात सुनकर सोयोन का दिल भर आया। उसे लगा जैसे उसका काम अब सिर्फ कला नहीं रहा, वो लोगों के दिल तक पहुंचने लगा है। प्रदर्शनी के आखिर में जून वू भी आया। उसने बस इतना कहा, अब तू रोशनी जैसी हो गई है, कहीं भी रहो, अपने होने से सब कुछ उजाला हो जाता है। सोयोन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मैं खुद को अंधेरे में नहीं रखती। उस रात जब वो अपने स्टूडियो में अकेली बैठी तो उसने एक नई डायरी खोली और लिखा, कभी खुद से डर लगता था, अब खुद को जानने की भूख लगती है। यह सफर अकेले शुरू हुआ था, लेकिन अब हर पेंटिंग में किसी न किसी की आवाज जुड़ती है। शायद यही मेरा रास्ता है। सोयोन ने वो मुकाम पाया जहां उसकी कला अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वो एक आईना बन चुकी थी जिसमें हर कोई खुद को देख सकता था। और यही था उसका सच्चा कमबैक। सियोल की वो सुबह बाकी दिनों से अलग थी। स्टूडियो में हल्की सी चहलकदमी थी। खिड़की से धूप की किरणें एकदम सीधी सोयोन की टेबल पर गिर रही थीं। चाय का कप ठंडा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखें एक पेंटिंग पर टिकी थीं, जो अब पूरी हो चुकी थी। ये पेंटिंग बाकी सबसे अलग थी। इसमें कोई चेहरा नहीं था, न कोई रंगों का शोर, बस एक खाली रास्ता था और अंतहीन उजाला। ये उसकी आखिरी पेंटिंग थी, कम से कम इस श्रृंखला की। नाम था मुक्ति। इस पेंटिंग को देखकर उसे खुद के पिछले साल याद आ गए, टूटना, थामना, पहचानना और फिर उड़ान भरना। उसने खुद को एक रिश्ते की धूल से उठाकर आत्मा के कैनवास पर रंग बनाकर फिर से बनाया था। अब वह वही लड़की नहीं रही जो जून वू के साथ खो जाने को प्यार समझती थी या जिना से खुद को छिपा लेती थी। वह अब वो स्त्री थी जो खुद से सवाल करती थी, खुद से जवाब पाती थी और हर जवाब को एक कहानी में ढाल देती थी। प्रदर्शनी के बाद उसका नाम शहर के जाने माने कलाकारों में गिना जाने लगा। इंटरव्यू, सोशल मीडिया, कॉलेज इनविटेशन, हर तरफ से प्रस्ताव आ रहे थे। लेकिन वह अब शोर नहीं चाहती थी। उसने तय किया कि कुछ महीनों तक वह कहीं नहीं जाएगी। अब वह सिर्फ लिखेगी, पढ़ेगी और वो काम करेगी जो बचपन से करना चाहती थी, कला सिखाना। उसने अपने स्टूडियो में एक छोटा वर्कशॉप शुरू किया। हफ्ते में 2 दिन युवा और संघर्ष कर रहे कलाकार आते, अपने स्केचबुक लेकर। वह उन्हें न सिर्फ तकनीक सिखाती, बल्कि यह भी बताती, कला तुम्हारी आवाज है, कोई उसे अच्छा या बुरा नहीं कह सकता अगर वह सच्ची है। एक शाम जब जून वू ने उससे पूछा, अब तू क्या चाहती है? सोयोन ने कहा, अब मैं और कुछ नहीं बनना चाहती, मैं जो हूं वही रहना चाहती हूं, और अगर कुछ और बनना ही है तो बस और सच्ची। उसने जून वू को भी धन्यवाद दिया, नाराजगी या पछतावे के बिना। तू मेरी कहानी का जरूरी किरदार था, लेकिन तू पूरी कहानी नहीं था, और मुझे अब समझ आता है कि मुझे अधूरी कहानियों से नहीं, पूरी खुद से प्यार करना था। वो रिश्ते अब भी थे। गिना अब भी उसका हाथ पकड़ती थी जब वो थक जाती। जून वू अब भी कुछ कुछ पूछने आता था, लेकिन अब उसका केंद्र कोई और नहीं था, सिर्फ वो खुद। अंत में उसने अपनी स्केचबुक के आखिरी पन्ने पर एक चित्र बनाया, एक दरवाजा जो आधा खुला है। बाहर की ओर उजाला है, लेकिन अंदर भी अब अंधेरा नहीं। नीचे लिखा था, कहानी पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब मैं लेखक भी हूं, किरदार भी, और अब हर अगला पन्ना मेरी मर्जी से पलटेगा। सोयोन ने अपनी आत्मा की पूरी यात्रा पूरी की, टूटन से तलाश तक और तलाश से तयशुदा शांति तक। अब वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थी, बल्कि एक रोशनी थी जो खुद को जलाकर दूसरों के रास्ते रोशन कर रही थी। यही उसकी जीत थी, सबसे गहरी, सबसे सुंदर। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।